हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ग्रुप सक्सेस एज। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे टोटल 7 न्यूज़पेपर्स कवर करते हैं। अभी मैं आपके साथ द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया, इन तीनों न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स का डिस्कशन करूँगा। मैं कल के लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था। एक्चुअली आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, सो दैट्स वाई आई वॉज अनेबल टू मेक वीडियोज़ यस्टरडे, बट टुडे मैं कोशिश करूँगा आगे से इस तरीके के डिस्टर्बेंस ना हो। सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो हमारा पहला न्यूज़ है दोस्तों, नंबर ऑफ अंडर नूरिश्ड पीपल इन इंडिया डिक्लाइंस बाई 60 मिलियन टू रीच 14% सेज यूएन। हाँ दोस्तों, यहाँ पे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो रिपोर्ट है ये तैयार किन किन ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर किया। ये सारे यूएन ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो किन किन ऑर्गेनाइज, पहले होता है एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फिर आईफैड, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, फिर यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ, यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP एंड WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इन सब ने मिल करके ये आपको रिपोर्ट तैयार किया है। इसमें ऐसा बताया गया है कि पहले जो 21.7% था आपको हमारा इंडिया का पॉपुलेशन अंडर नोरिश्ड, वो अब 14% हो गया है, जो कि 60 मिलियन कम हो चुका है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बेसिकली यही बताया जा रहा है कि पहले 249.4 मिलियन जो पॉपुलेशन था वो अंडर नोरिश्ड था, अब वो 189.2 मिलियन हो चुका है। इसमें मेन इस बात पे फोकस किया गया है, ठीक है अंडर नोरिश्ड पीपल तो कम हुए हैं, बट ओबीज जो एडल्ट्स हैं उनकी संख्या पहले से बढ़ गई है। तो मतलब हमारे यहाँ खाने की कमी नहीं हो रही है, खाना ज़्यादा हो रहा है, एक तरीके से कहें तो। इंडिया एंड ईयू फाइनलाइजेस सिविल न्यूक्लियर पैक्ट। हाँ दोस्तों, इंडिया और ईयू के बीच में आपको अभी मीट हुआ है, हाल ही में मीट हुआ है, वर्चुअल मीटिंग हुई है, और उस बीच जो जो पैक्ट साइन हुए हैं, देखिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के बातें हो रही थी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे क्या बात होगी, बट उस पर कुछ खास बात नहीं हुआ है। बट हाँ, एक होप दिखाया गया है कि हाँ फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज़ हैं कि साइन किया जा सकता है, क्योंकि इंडिया का देखिए इंस्टांस तो कहीं ना कहीं तो उसे इस तरीके से अगर वर्ल्ड के पूरे मार्केट में रहना है तो उसे किसी न किसी के साथ तो जाना ही पड़ेगा। क्योंकि जैसा इसने इंडिया ने RCEP ज्वाइन नहीं किया, रीजनल कोऑपरेशन इकोनॉमिक जो चाइना का RCEP प्रोग्राम है, उसे इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया, उसे ज्वाइन नहीं किया, तो नियर अबाउट मोस्ट ऑफ द एशियन मार्केट तो FTA के जरिए इंडिया के साथ एक साथ अटैच नहीं हो पाया। हाँ, अलग अलग नेशंस के साथ अलग अलग FTA वो ज़रूर साइन किए हुए हैं और धीरे धीरे कर रहा है। सपोज़ वियतनाम के साथ अलग से FTA होगा, फिलीपाइंस के साथ अलग से FTA होगा, आपको ऑस्ट्रेलिया के साथ अलग से FTA करना पड़ेगा। तो ये RCEP नहीं ज्वाइन करने की वजह से सबके साथ अलग अलग FTA करना होगा। और EU में अगर हम FTA साइन EU के साथ कर लेंगे तो हमें अलग से फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, पोलैंड, इन सब के साथ अलग अलग FTA साइन करना नहीं पड़ेगा। इस वजह से मतलब जो जानकार है उनका यही कहना है कि पूरे EU के साथ FTA अगर साइन हो जाए तो बेटर रहेगा, क्योंकि हमारा EU के साथ जो बायलैटरल ट्रेड है वो बहुत ही अच्छा रहा है। 2018 में नियर अबाउट मोर देन 40%, नियर अबाउट 50% का जो हमारा ट्रेड हुआ था वो इसके साथ, मतलब लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था हमारा यूरोपियन यूनियन। 2018 में नियर अबाउट 115.6 बिलियन का ट्रेड किया था हमने, और 57.17 बिलियन इंपोर्ट्स थे और 58.42 बिलियन, ये 57.17 बिलियन एक्सपोर्ट थे और इंपोर्ट था 58.42 बिलियन। डेफिसिट में ही था, बट वो बहुत माइन्यूट था। और इसमें हाँ, इस मीट में कुछ बातों पे ध्यान दिया गया। वैसे जो जनरली होता है मैरीटाइम जो ये सिक्योरिटी है उसे बूस्ट करना, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पे बात की गई। हाँ, एक चीज़ है, यूरोपोल और CBI के बीच में डाटा शेयरिंग को लेकर के भी बात की हुई। यूरोपोल क्या है? यूरोपियन यूनियन का इंटेलिजेंस एजेंसी है दोस्तों। वर्ल्ड टफेस्ट स्टांस अगेंस्ट चाइना। US का तो हम जान रहे हैं पहले से स्टैंड, तो इसमें US का स्टैंड को अलग से कवर करने की ज़रूरत नहीं है। जापान का भी हम जान रहे हैं, उन दोनों के बीच जो डिस्प्यूटेड आइलैंड है उसको लेकर के जापान हर वक्त चाइना से इशू उसका रहता है, और इस वजह से
मोस्ट ऑफ द नेशंस जो आपको वर्ल्ड में है वो आज कहीं ना कहीं चाइना से खफा हैं। इसमें यूके का एक स्टेप आगे बढ़ करके उसने हुआवे जो 5G प्रोडक्ट्स वगैरह मतलब इक्विपमेंट्स बनाता है और 5G को लाने की बात हुआवे सबसे पहले कर रहा, तो यूके में ऑलरेडी वो काम कर रहा था। यहाँ पे ये बात ध्यान देनी है कि वो ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहा था। इसी वजह से ऐसा कहा गया है कि 2027 एंड होते होते हम कम्प्लीटली हुआवे को यूके से बाहर का रास्ता दिखा देंगे, ऐसा यूके का कहना है। इससे कहीं ना कहीं चाइना को एक क्लियर मैसेज मिलना बहुत ज़रूरी है। पूरे वर्ल्ड के नेशंस जो है उसके ख़िलाफ़ अभी हैं। आपको एक तरफ ऑस्ट्रेलिया है, फिर आपको इंडिया तो है ही है, फिर आपको एशियान नेशंस हो गए पूरे, आपको जापान हो जाएगा, यूएस तो चलिए है ही, पूरा यूरोप हो जाएगा। तो सारे नेशंस कहीं ना कहीं चाइना के ख़िलाफ़ हैं। तो इससे एक क्लियर मैसेज तो ज़रूर जाएगा दोस्तों चाइना को। बट आई डोंट थिंक कि चाइना पे कोई फ़र्क पड़ेगा। अगर पड़ता तो वो ईरान के साथ $400 बिलियन का डील कभी साइन नहीं करता। वो अल्टरनेट ढूंढ रहा है और एक हद तक ढूंढ भी लिया है। एज मालदीव्स रीओपन टूरिस्ट, इंडिया इज़ लाइकली टू क्रिएट ए स्पेशल एयर बबल। एयर बबल कह लीजिए दोस्तों या ट्रैवल बबल कह लीजिए। इसमें बेसिकली होता क्या है कि सपोज़ ट्रैवल बबल में अगर सपोज मालदीव्स और इंडिया बनाता है, ठीक है, इंडिया का साउथ इंडिया का हो गया या तो फिर पूरे इंडिया के साथ, तो मतलब इन दोनों जगहों पे टूरिज़्म के पर्पज़ से फ़्लाइट्स वगैरह आने जाने को लेकर के कुछ वैसा रोक टोक नहीं होगा। और यहीं पे जो है आपको पैसेंजर्स यही दो जगह के आए जाएंगे। मतलब बाकी जहाँ का ट्रैवल बबल बना हुआ है मतलब वहाँ पे फ्रीक्वेंट मूवमेंट हो सकता है। और इस वजह से मालदीव्स ने इंडिया से ऐसा कहा था कि एयर बबल या ट्रैवल बबल बनाया जाए। और क्योंकि और इस बात पे इस वजह से जोर दिया जा रहा था मालदीव्स के द्वारा, क्योंकि मालदीव्स का जो इकॉनमी है दोस्तों 70% ऑफ देयर जीडीपी डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन टूरिज़्म। इस वजह से उसने बहुत नीड है फ़िलहाल इस कोविड टाइम पे एयर बबल की या फिर ट्रैवल बबल की। और वो वीज़ा ऑन अराइवल भी फ्री वीज़ा दे रहे हैं, वीज़ा ऑन अराइवल दे रहे हैं, नो कंपलसरी क्वारंटीन, ये सब फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करा रहे हैं। 5 न्यू प्लांट्स कमिंग बाय 2023, फर्स्ट आत्मनिर्भर बूस्ट मे बी इन यूरिया। हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये बात किया जा रहा है कि यूरिया जो हम प्रोडक्शन करते हैं वो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2023 तक हम कम्प्लीटली आत्मनिर्भर हो जाएंगे। देखिए 4 प्लांट्स जो हैं वो अभी आपको 2021 के आसपास में बन करके तैयार हो जाएंगे और एक जो 5वां प्लांट है वो 2023 तक बन करके तैयार हो जाएगा दोस्तों। तो ये जो 4 प्लांट्स हैं आपको ये कहाँ कहाँ पर है वो देख लेते हैं। पहला आपको रामागुंडम तेलंगाना में है, दूसरा गोरखपुर यूपी, तीसरा सिंदरी झारखंड और चौथा बरौनी बिहार। 5वां जो 2023 तक बन करके आएगा दोस्तों वो रहेगा तालचेर उड़ीसा में। और प्री एग्जिस्टिंग जो हमारे थे वो है काकीनाडा आंध्र प्रदेश और दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में। तो जैसे इसमें ये बताया जा रहा है कि हम लगभग लास्ट ईयर 11 मिलियन टन्स जो है यूरिया वो हम लोगों ने इंपोर्ट किया था और उसमें से मोर देन 25 से 30% के आसपास सिर्फ चाइना से हमने इंपोर्ट किया था। तो अभी जिस तरीके से चल रहे हैं टेंशन्स इंडिया और चाइना के बीच में, तो चाइना पे कहीं ना कहीं हमें डिपेंडेंसी घटाना होगा। और इस वजह से ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं आपको ये सारे जो प्लांट्स वगैरह हैं इनको लगाने को लेकर के जो आपको ये है उसे स्पीड अप किया गया है। जो प्लान है उसे जल्दी से जल्दी पूरा करने को लेकर के बात की जा रही है यहाँ पे। तो बेसिकली यही है दोस्तों इसमें आर्टिकल में। और यही बताया जा रहा है कि अभी फ़िलहाल हम 24 to 24.5 मिलियन टन प्रोड्यूस कर लेते हैं। एक्स्ट्रा जो 9-10 जो हम आपको इंपोर्ट करते थे वो ये जो प्लांट्स आपको बन जाएंगे तो वो भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये ईच प्लांट की कैपेसिटी जो है 1.27 मिलियन टन प्रोड्यूस करने की है। ये जो आपको 5th वन है तालचेर उड़ीसा वाला, इसका आपको कैपेसिटी थोड़ा ज़्यादा होगा दोस्तों। हाँ
इसमें ये देखिए द गुड न्यूज़ यहाँ पे खरीफ हार्वेस्ट को, जैसा कि हम सब जान रहे हैं, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर ही इकलौता होप बचा है, और एक लास्ट होप कह सकते हैं, क्योंकि सारे सेक्टर्स का भी कहीं ना कहीं नुकसान में ही चल रहे हैं। इसी सेक्टर में बारिश जो बहुत अच्छा हुआ, नियर अबाउट 55% ऑफ द नॉर्मल एरिया सोन अब तक, मतलब 55% ज़मीन पे हमने बुआई अभी कर दी है, जो कि आपको लास्ट ईयर 38% ही अब तक किया था हमने अब, और इस बार 55% ऑफ द एरिया हमने अभी ही शो कर दिया है। तो कहीं ना कहीं उम्मीद लगाया जा रहा है कि इस बार अच्छा खासा प्रोडक्शन होगा। और इस ग्राउंड वाटर जो आपको टेबल है वो भी बहुत अच्छे से रिचार्ज हो रहा है। रिजर्वायर्स वगैरह में नियर अबाउट 146% कैपेसिटी में वो सब आपको पानी वगैरह वहाँ स्टोर्ड है। इरिगेशन में अच्छा पानी मिल जाएगा, इरिगेशन के लिए वाटर टेबल रिचार्ज हो रहा है। बट हाँ, कुछ चीज़ें ध्यान देनी है हमें, जैसे कि आपको लोकस्ट वॉर्म जो है उनके अटैक से बचाने के लिए, क्योंकि अभी देखिए फ़िलहाल वो उनका अभी आपको खबर नहीं आ रहा होगा, फ़िलहाल उनका ब्रीडिंग टाइम है। वो आपको पाकिस्तान और उसके आसपास के रीजन में फ़िलहाल अभी ब्रीड कर रहे हैं। एक बार ब्रीड करके जब बहुत सारे संख्या में फिर से जब वो नए नए पैदा होकर के आएंगे, तो फिर उन्हें हटाने के लिए फिर वो स्प्रिंकलर वगैरह, हेलीकॉप्टर वगैरह से, चाहे ड्रोन से, जैसे भी वो यूज़ करके हमें समय से वो करना होगा। नहीं तो फिर वही बात हो जाएगा कि सारा कुछ मतलब अच्छे से चल रहा था, लास्ट में लोकस्ट अटैक हुआ और अच्छा खासा क्रॉप बर्बाद हो गया। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए दोस्तों। मालाबार मूवमेंट, हाँ दोस्तों, यहाँ पर मेनली इस बात पे ये आर्टिकल है कि जो मालाबार में एक्सरसाइज जो होता है, फ़िलहाल होता है आपको इंडिया, जापान और यूएस के बीच में। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने को लेकर के बात चल रही है, जिसमें इंडिया का जो स्टैंड है वो मतलब इंडिया का ही से होगा लास्ट। बाकी दोनों कंट्रीज़ लगभग मान ही चुके हैं, इंडिया का ही लास्ट से होगा, क्योंकि पहले इंडिया ने ऑब्जर्वर स्टेटस दिया था इन्हें परमानेंटली, मतलब इनके साथ एक्सरसाइज पे कुछ खास बात नहीं हुई थी। बट हाँ, जापान को इन्होंने भी जब 2015 में शामिल किया था, पहले इंडिया यूएस में होता था। तो ये चारों जो क्वाड अगर एक तरीके से एक्सरसाइज यहाँ पे करने लगेंगे, तो चाइना ऑब्जेक्ट कर रहा है इस बात को लेकर के कि ये कहीं ना कहीं एशियन नाटो बनाने की बात चल रही है। और ये एशियन नाटो बन जाएगा एक बार, तो फिर ये जो एशिया में जो कंट्रीज़ हैं ये इनके लिए अच्छा नहीं होगा। ये इवन चाइना का अपना डर है जो इस तरीके की बातों पे हो रहा है। बट यहाँ पे इंडिया का जो स्टेप है वो काफ़ी वेलकमिंग स्टेप है, और ऑस्ट्रेलिया अगर शामिल हो जाता है तो इससे न सिर्फ जो क्वाड ग्रुप है वो मजबूत होगा, इंडिया का स्टैंड मजबूत होगा, बल्कि ये चारों अगर आपको साउथ चाइना सी में आ जाते हैं तो चाइना कहीं ना कहीं कमज़ोर होगा। और जो साउथ चाइना सी के अराउंड में जो भी एशियान नेशंस है, फिलीपाइंस हो गए, वियतनाम हो गए, आपको ब्रुनेई हो गया, फिर और भी जितने भी हैं, उन सब का कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन के लिए भी ये ज़रूरी है ये स्टेप लेना दोस्तों। यूनिवर्सल बेनिफिट रिजम, देखिए इस आर्टिकल में बेसिकली कुछ खास दिया नहीं है, बस यही दिया है कि ये मतलब इस पूरे लॉकडाउन के पीरियड में जो गरीब थे, वो जो पुअर थे वो एक्सट्रीम पुअर होते चले गए, जो एक्सट्रीम पुअर थे वो भुखमरी पे मतलब एक तरीके से आ गए, हंगर पे आ गए। तो वही दिया है कि किस तरीके से जॉब लॉसेस हुए और ये सब सारा कुछ हुआ। फिर गवर्नमेंट के स्कीम्स वगैरह प्रॉपर्ली चल रहे थे, बट कहीं ना कहीं फिर भी नियर अबाउट 5 मिलियन हाउस होल्ड्स ऐसे थे जो कम्प्लीटली रन आउट ऑफ देयर सेविंग्स, मतलब उनके पास ना कोई पैसा रहा, ना उन्हें कोई पैसा सरकार की तरफ से मिल पाया, वो अवेल नहीं कर पाया। तो इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो लोअर लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें है। तो इसी वजह से यहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है कि अगर डिजिटाइजेशन हो, डिजिटली अगर ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो इसमें एक होप है, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र सीधा अकाउंट में जाना या तो फिर उस तरीके का, तो वो बेटर है। मतलब जा करके उन्हें ना लेना पड़े, आपको किसी पर्टिकुलर आदमी से, किसी पर्टिकुलर मेडियोकर से उन्हें जा कर ना लेना पड़े, तो वो बेटर है। वही इसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और इन सब के बारे में बात की गई है। फिर
तमिलनाडु का एग्जांपल दिया है कि तमिलनाडु में पीडीएस सिस्टम सबसे पहले स्टार्ट हुआ था और अभी फ़िलहाल ये 20 kg ऑफ द राइस एट द रेट ऑफ ₹1 पर kg एवरी मंथ देते हैं टू ऑल फैमिलीज़ हु नीड इट। तो ये कहीं ना कहीं बहुत रिकमेंडेबल स्टेप है तमिलनाडु गवर्नमेंट का। आफ्टर ILBS दिल्ली गेट इट्स सेकंड प्लाज्मा बैंक। हाँ दोस्तों, आई थिंक दिल्ली या इंडिया का भी ये सेकंड प्लाज्मा बैंक होगा। हाँ, जहाँ पे पहला था ILBS में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलिरुबिन साइंसेस, और दूसरा है ये आपको लोकनायक हॉस्पिटल, जहाँ आपको प्लाज्मा बैंक बन रहा है, मतलब बन के तैयार हो गया है। ICMR कॉशन ऑन इटोलिजुमाब एंड टोसिलिजुमाब। हाँ दोस्तों, यहाँ पे जैसा अभी कुछ दिन पहले आपको रिपोर्ट आया था कि ये दोनों, ये देखिए पहली बात, ये बायोमेडिक्स है, ये आपको लैब में तैयार होता है। क्लोन एंटीबॉडीज़ मतलब आपके बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है एक तरीके से उसी को ये और मजबूत करता है, बॉडी में जा कर के ही ये काम करता है। ये बायोमेडिक्स आपके बॉडी के पार्ट्स हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसी से बनाया जाता है, तो ये लैब में बनाया जाता है। ये थोड़ा अलग टाइप काइंड ऑफ मेडिसिन है। तो यहाँ पे बेसिकली ये बताया गया है कि अभी कम्प्लीटली इस पर हम नहीं भरोसा कर सकते हैं। कुछ खास वैसे केसेस नहीं देखे गए हैं जिसमें मॉर्टेलिटी इसने घटा दी है, बट कुछ केसेस हैं जिसमें जो मतलब ये बता रहा है कि नहीं, जैसे बायोकॉन है जिसने ये आपको इटोलिजुमाब बनाया दवा, तो उनका कहना है कि नहीं, हमने मॉर्टेलिटी घटा दी है। मतलब ये नहीं कह रहे कि ये ठीक हो जाएंगे पेशेंट से, हाँ जो मरने वाले हैं वो मरेंगे नहीं, इससे ये हो रहा है। आपको इटोलिजुमाब जो है वो आपको सोराइसिस और सोराइटिक अर्थराइटिस की दवा है, और टोसिलिजुमाब जो है वो रिमेटॉइड अर्थराइटिस की दवा है। तो ये सब भी आपको कम्प्लीटली अभी फ़िलहाल रिमेटॉइड अर्थराइटिस में भी टोसिलिजुमाब पूरी तरीके से यूज़ नहीं हो रहा है, और इवन सोराइसिस और सोराइटिक अर्थराइटिस में भी पूरी तरीके से आपको इटोलिजुमाब अभी यूज़ नहीं हो रहा है। ये सब अभी इन प्रोसेस ही है, धीरे धीरे ये रोल अप होगा दोस्तों। बाकी होप फॉर द बेस्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, स्टे कनेक्टेड विथ मी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ दोस्तों, वीडियोस देखना आपका ज़रूरी है, अगर आप नहीं देखेंगे तो मैं भी डिस्करेज होता हूँ वीडियो बनाने को लेकर के। तो नए नए टॉपिक्स पे फिर मैं वीडियो कैसे लाऊंगा अगर कोई देखने वाला ही नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, इट्स माई रिक्वेस्ट, प्लीज़ 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 see my video, like my video and subscribe my channel. Thank you. Thanks a lot.